हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं अरेंजमेंट ऑफ रिवेट्स। देखो बेसिकली जब अपन कनेक्शन की बात कर रहे थे, ठीक है, जब कनेक्शन की अपन बात कर रहे हैं तो रिवेट का अरेंजमेंट कैसे हो, अभी तक जो अपन ने देखा था वो सिंगल रिवेटेड देख लिया अपन ने, ठीक है। उनके पैटर्न के बारे में अपन ने कुछ कमेंट नहीं किया है, तो अभी अपन उसको समझते हैं कि कौन सा रिवेट की स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी, ठीक है। उनका अरेंजमेंट जो रिवेटेड है उनका किस तरह का रहेगा, ठीक है, कौन सा सेक्शन उसका क्रिटिकल सेक्शन रहेगा, कवर प्लेट का क्या सीन रहेगा, वो सारी चीज़ें अपन बात करेंगे आज की क्लास के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ रिवेट्स। अरेंजमेंट ऑफ रिवेट्स यानी रिवेट को किस तरह से अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो देखो बेसिकली रिवेटिंग जो की जाती है उसको दो फॉर्म में की जाती है रिवेट, ठीक है। एक तो अपना होता है क्या, चेन रिवेटिंग। एक तो अपनी होती है भाई चेन रिवेटिंग, एक तो अपनी क्या हो गई, चेन रिवेटिंग हो गई। और एक जो अपनी होती है वो होती है डायमंड रिवेटिंग। क्या होती है भाई, डायमंड रिवेटिंग। दोनों को समझेंगे अपन, डायमंड रिवेटिंग या फिर कई बार इसको ट्रायंगुलेशन रिवेटिंग भी बोल दिया जाता है, ठीक है। पैटर्न को समझिएगा पहले। जैसे कि मान लिया कि ये प्लेट्स है मेरी, ठीक है, ये कोई दो प्लेट है। यदि ये अपनी क्या हो गई, मैंने जो आपको ऊपर से टॉप व्यू जो दिखाया था ये वो वाला है। यदि ये जो रिवेट है उनको क्या है, सेम पैटर्न के अंतर्गत लगा दिया, जैसे 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। तो इस तरह का जो पैटर्न होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं भाई, चेन रिवेटिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, चेन रिवेटिंग बोल देते हैं। वहीं डायमंड रिवेटिंग के अंदर क्या होगा, जो पैटर्न रहेगा वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ये अगेन वही, इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे इसके अंतर्गत मैं सेक्शंस की बात करूं, जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया कि 1 1 सेक्शन है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया भाई, 1 1 सेक्शन हो गया। ये मेरा क्या हो गया, 2 2 सेक्शन हो गया। ये मेरा क्या हो गया भाई, 3 3 सेक्शन हो गया, ठीक है। वहीं इसके अंदर क्या करेंगे कि फर्स्ट सेक्शन के अंदर अपन ने मान लिया कि एक रिवेट देंगे अपन सिर्फ, ठीक है। सेकंड के अंदर अपन क्या करेंगे, 2 रिवेट दे देंगे इस तरह से। तीसरे के अंदर क्या दे देंगे अपन, 3 रिवेट दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है इसको अपन क्या कहते हैं, डायमंड रिवेटिंग कहते हैं, ठीक है। अब जैसे सेक्शंस की बात करूँ तो जैसे कि मैं पहले सेक्शन की बात करूँ, यानी 1 1 के अंदर कितने रिवेट है अपना, 1। 2 2 सेक्शन की मैं बात करूँ तो कितने रिवेट है यहाँ पे अपने, 2। वहीं 3 3 की इस तरह से बात करूँ, इस पर कितने सेक्शन हो गए, 3। तो देखो इस तरह से इसमें ट्रायंगुलेशन बना है। अब जैसे मान लिया कि डबल कवर प्लेट होता तो इस तरह का पैटर्न और बन जाता इस तरफ ही, तो ये शेप कैसी आ जाती, डायमंड की शेप आ जाती, ठीक है। तो इसलिए इस कनेक्शन को या फिर इस तरह के पैटर्न को अपन क्या कह देते हैं, डायमंड रिवेटिंग। तो दोनों पैटर्न आपके समझ में आ गए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले पैटर्न की, यानी कि चेन रिवेटिंग की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, इन चेन रिवेटिंग, ठीक है, रिवेट्स आर अरेंज्ड एज सोन। In chain riveting, the arrangement as shown above। कैसा दिखेगा भाई चेन रिवेटिंग के अंतर्गत, इस तरह का पैटर्न आपको दिखेगा। अब इसके सेक्शंस की बात कर रहे हैं, इस जॉइंट के सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यही अब यदि इसी को मैं कैसे कवर पॉइंट के प्लेट के ऊपर बता देता हूँ, जैसे मैं ये तो बट जॉइंट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये इसका साइड भी दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये अपने क्या हो गई, दोनों मेन प्लेट्स हो गई। अब इन मेन प्लेट्स को कनेक्ट किससे करते हैं अपन, कवर प्लेट्स के थ्रू करते हैं। तो इस पर मान लिया कि मैंने ये कवर प्लेट ही बना दी, ठीक है। ये मैंने इसकी ऊपर कवर प्लेट लगा दी और इसी तरह से मैं क्या कर दूंगा, एक नीचे कवर प्लेट लगा दूंगा। सीधा लगा लेना इसको, है ना। ये होगी साहब इसकी कवर प्लेट, ठीक है। अब जो रिवेट के सेक्शंस हैं, ये तीनों सेक्शंस मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, ठीक। आपको किस तरह का सेक्शंस यहाँ पे दिखेंगे, जैसे ये वाला रिवेट है, 1 रिवेट, 2 रिवेट और 3 रिवेट, ठीक है। उसी तरह से इस तरफ 1 रिवेट, 2 रिवेट और ये 3 रिवेट, ठीक।
इसको आप चाहो तो ये टोपी बना दो, इसके ऊपर हेड्स बना देना, जिससे ये रिवेट सा लगे। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस भी होती है इनके बीच में, अपन मिनिमम पेज तो कंसीडर करके चलेंगे ऑलवेज। ठीक, अब ये वही सेक्शंस हैं, एक एक दो दो तीन तीन। ठीक है, जैसे कि ये मेरा 1 1 हो गया, ये मेरा 2 2 हो गया और ये मेरा 3 3 हो गया। ठीक है, उस तरफ जब रिवर्स जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 3 हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा और ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इनके पूरे सेक्शंस हैं। ये कहानी क्लियर हो गई। ठीक, वही फ्रंट व्यू में यदि इन दोनों को ऐसे मैच किया, अब इसका यदि आप क्या निकालोगे, ये वाला व्यू निकालोगे। ठीक है, ये वाला व्यू जैसे मान लिया ये प्लेट है। ठीक है, इसके अंदर पहले अपन जॉइंट्स को बना लेते हैं। यहाँ पे ये अपना बट जॉइंट हुआ है, यहाँ पे ये वाला जॉइंट हुआ है बट जॉइंट। इसके अलावा अपन यहाँ पे क्या है, रिवेट्स लगा दिए। ठीक है, चेन रिवेटिंग की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इसी तरह 1 2 3 1 2 3 1 2 3। चेन रिवेटिंग है, बिल्कुल फॉर्मेशन कुछ इस तरह का ही आपको दिखेगा। सेक्शंस की बात कर लेते हैं। अगेन ये मेरा 1 1, ये मेरा 2 2, ये मेरा 3 3, ये मेरा 3 3, ये मेरा 2 2 और ये मेरा 1 1। ठीक है, ये अपनी कहानी हुई यहाँ पे स्टार्ट। जो भी लोड था वो कुछ इस तरह से लग रहेंगे आपने, एक्सियल पुल की ही अपन जब बात कर रहे हैं। तो देखो इस सेक्शन के अंदर 1 1 2 2 3 3 100 सेक्शन देख रहे हैं। ईच साइड ऑफ जॉइंट क्या है, सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो 1 1 2 2 एंड 3 3, 1 1 2 2 एंड 3 3 सोज सेक्शन on either side of the joint, either side of joints। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये वाली लाइन है, वो आपको याद रखनी है कि देखो जब अपन बात करते हैं मेन प्लेट की। ठीक है, अब देखो इसके अंदर दो तरह की प्लेट है, एक तो क्या है, ये दो प्लेट है, मेन प्लेट है, और एक अपनी क्या है, कवर प्लेट है। तो जो सेक्शन 1 1 है, सेक्शन 1 1 जो है वो तो क्रिटिकल सेक्शन होता है मेन प्लेट के लिए, और जो सेक्शन 3 3 है वो अपने सबसे ज़्यादा क्या क्रिटिकल किसके लिए होता है, कवर प्लेट के लिए। ठीक है, तो इन पे ही स्ट्रेंथ आपको चेक करनी होती है। तो सेक्शन 1 1 इज क्रिटिकल सेक्शन फॉर मेन प्लेट। मेन प्लेट के लिए तो सबसे क्रिटिकल सेक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। वहीं सेक्शन 3 3 इज क्रिटिकल सेक्शन फॉर कवर प्लेट्स। ये अपना कवर प्लेट्स के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है। तो अब देखो, अब वैसे भी याद कर सकते हो कि भाई सबसे पहले जैसे अपन लोड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लोड की तरफ आया, सबसे पहले यहाँ पे आया। ठीक है, तो सबसे पहले लोड कहाँ लगा, मेन प्लेट यहाँ है, इसके अंदर ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। अब जब कवर प्लेट पे आया तो सबसे पहले लोड पूरा ट्रांसफर किस पे हुआ, यहाँ पॉइंट पे हुआ, फिर धीरे धीरे कम होता हुआ इस तरफ चला गया, इसमें इधर से कम होता हुआ इधर की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन ऑफ मेन प्लेट इज द आउटर मोस्ट सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन ऑफ द कवर प्लेट इज द इनर मोस्ट सेक्शन। ठीक है, अब चाहे नाम कुछ भी कर दो, इन पॉइंटों को याद में रखते हुए कवर प्लेट के लिए क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा, अंदर वाला, मेन प्लेट के लिए कौन सा होगा, बाहर वाला। अब यदि आप यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट निकालो, स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन P1 1 पे निकाल लेते हैं। मान लिया क्रिटिकल सेक्शन 1 1 पे इसकी क्या निकाल रहा हूँ, स्ट्रेंथ निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो टीयरिंग स्ट्रेंथ, प्लेट की स्ट्रेंथ निकालनी तो अपन क्या निकालनी, टीयरिंग स्ट्रेंथ, क्योंकि अपन रिवेटेड और वो तो निकाल ही नहीं रहे, वो तो रिवेट की स्ट्रेंथ होती है। अपन बात कर रहे हैं प्लेट स्ट्रेंथ की, वो भी टीयरिंग स्ट्रेंथ है। यहाँ सेक्शन पे आया, इसकी मान लिया कि विड्थ क्या है, बी है, विड्थ क्या है मेरी, बी है। तो मैं क्या कर दूंगा, टोटल विड्थ माइनस इसमें से क्या कर दी, 3 ग्रॉस डाया को माइनस कर दूंगा, तो माइनस के 3D
ये तो मेरी क्या हो गई, लेंथ हो गई, फिर प्लस थिकनेस जो भी अपनी रहेगी मेन प्लेट की टी इंटू परमिसिबल स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेंथ तो क्या होगी मेरी 1 पे हो गई। क्लियर हो गई यहाँ तक की कहानी। अब मैं बात करता हूँ P22। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, सेम ही है, बी विड्थ वही है, बोल्ट कितने हैं, बोल्ट होल कितने हैं 3, सॉरी रिवेट होल कितने हैं 3 है, टी उतना ही है इंटू एफ टी। बट यहाँ पे इससे पहले जो 3 रिवेट लिए हैं तो उतनी ही स्ट्रेंथ इसकी और बढ़ जाएगी, क्योंकि इतना लोड तो इसने ले लिया, इसकी स्ट्रेंथ इस तरह से बढ़ जाती है। तो कितने वोल्ट हैं 3, तो 3 रिवेट वैल्यू इसके साथ में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसी तरह से यदि आपसे P33 पूछा जाए तो इस केस में क्या होगा, B माइनस के 3D, ये तो वही रहेगा सेम, विड्थ में से 3 माइनस कर दिए, T इंटू एफ टी। अब इससे पहले कितने रिवेट आ चुके हैं जो कि कनेक्ट हो चुके हैं, उसकी स्ट्रेंथ ऐड हो जाएगी। तो 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो कितने हो गए 6, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी 6RB। तो सबसे मिनिमम कौन सी है भाई, P11। तो इसीलिए ये सेक्शन इसका क्या होता है, सबसे क्रिटिकल सेक्शन होता है, याद रहेगा। मेन प्लेट की सबसे स्ट्रेंथ कौन सा रहता है, ये वाला रहता है। क्लियर। तो ये तो अपनी क्या होगी, चेन रिवेटिंग की अपन बात कर ली। अब अपन यदि मैं बात करूं डायमंड पैटर्न की, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो इन डायमंड पैटर्न, अब डायमंड पैटर्न पहले बना लेता हूँ। जैसे मैं एक साइड का ही बना देता हूँ, जैसे कि डायमंड पैटर्न कैसा रहेगा भाई, एक यहाँ पे रहेगा, उसके बाद में 2 यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, उसके बाद में 3 यहाँ पे हो जाएंगे। ये मान लीजिए कोई प्लेट थी, इसको कनेक्ट किया हुआ है मैंने दूसरी प्लेट के ऊपर, इस तरह से, ठीक। क्लियर हो गया। सेक्शंस की बात बना, सेक्शन बना देता हूँ। ये मेरा क्या हो गया 1-1, ये मेरा क्या हो गया 2-2, और ये क्या हो गया मेरा 3-3। क्लियर है, ठीक है। तो देखो अब इस डायमंड सेक्शन के अंतर्गत जैसे अब हर एक सेक्शन में हम चेक करेंगे, 1-1 पे चेक करेंगे, 2-2 पे करेंगे एंड सो ऑन, मेन प्लेट को, ठीक है, जो भी लोड कैरी कर सकती है। जबकि इसको तो इस तरफ से चेक कर देंगे, और कवर प्लेट को हमेशा क्या करते हैं, उल्टे चेक करते हैं, क्योंकि कवर प्लेट का क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होता है, इनर मोस्ट होता है। तो उसमें अंदर से बाहर जाएंगे, इसमें बाहर से अंदर जाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिख लेनी। तो इन डायमंड सेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं इन डायमंड पैटर्न ऑफ रिवेटिंग, इन डायमंड पैटर्न ऑफ रिवेटिंग, इन डायमंड पैटर्न ऑफ रिवेटिंग सेक्शन 1-1 कॉमा सेक्शन 2-2 एंड सो ऑन हैज़ टू बी चेक्ड फॉर मेन प्लेट के लिए इस तरह से अपन आगे बढ़ते हुए जाएंगे। यानी पहले 1-1 चेक करेंगे, फिर 2-2 चेक करेंगे, फिर 3-3 चेक करेंगे, ठीक है। चेक फॉर मेन प्लेट इन कैरिंग ए रिक्वायर्ड लोड, बट in case of cover plate क्रिटिकल सेक्शन कौन सा है मेरा, अंदर वाला है, ठीक है, प्लेट। द लास्ट सेक्शन इज चेक्ड फॉर कैरिंग ए रिक्वायर्ड लोड, तो उसको अंदर से चेक करते आएंगे। अब अपन निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट। अगेन वही, पहले स्टार्ट करेंगे अपन कहाँ से, सेक्शन 1-1 से स्टार्ट करेंगे। तो P11
P11 क्या हो जाएगा मेरा, अगेन वही B माइनस के D, भाई एक ही रिवेट है तो एक ही माइनस किया है, इंटू T इंटू परमिसिबल स्ट्रेसेस। क्लियर है। उसके बाद यदि मैं बात करूं P22, B कितने हैं यहाँ पे रिवेट, 2, P माइनस के 2D इंटू T प्लस FT, और इससे पहले कितने रिवेट आ चुके हैं, प्लस 1 RB, रिवेट वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी। वहीं यदि आपसे P33 पूछ ले क्या होगा, कितने रिवेट हैं, 3, तो B माइनस के 3D इंटू T। क्लियर। प्लस इससे पहले कितने रिवेट आ चुके हैं अब तक, 3 RB। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी इन केस ऑफ मेन प्लेट। वहीं यदि आपसे कवर प्लेट की पूछे, स्ट्रेंथ ऑफ कवर प्लेट, इसका क्या करेंगे, अंदर से आएंगे बाहर की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूं, P33 क्या हो जाएगा भाई, P33 पे कितने बोल्ट हैं, 3, तो B माइनस के 3D इंटू T इंटू FT। क्लियर है। उस तरह से यदि मैं आगे बढ़ूँ, P22 B माइनस के कितने हैं इस पर, 2, ठीक है, तो B माइनस के 2D इंटू T इंटू FT प्लस कितने रिवेट इससे पहले आ चुके हैं अब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड 3 RB। वहीं यदि P11 पूछ लिया जाए तो B माइनस के D ओनली, भाई एक ही तो है इस पॉइंट सेक्शन के ऊपर, T इंटू FT, इससे पहले कितने रिवेट आ चुके हैं, 3 प्लस 2, दैट मीन्स 5 RB। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या निकाल लोगे, स्ट्रेंथ निकाल लोगे दोनों ही पैटर्न के अंतर्गत, चाहे अरेंजमेंट मेरा चेन वाला हो चाहे मेरा क्या हो, डायमंड वाला हो। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको मिटा दूं मैं यहाँ पे, चलो ठीक है। अब अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस की, या फिर अपन कह सकते हैं स्पेसिफिकेशन एज पर IS कोड। जो भी IS कोड अपना वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा स्पेसिफिकेशंस एज पर IS 800। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस के लिए इसका पुराना वर्जन है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे अपन, एज पर 1984। ठीक है, जब अपन लिमिट स्टेट पढ़ेंगे तब अपना क्या हो जाएगा, 2007 हो जाएगा, वो अपन बोल्टेड कनेक्शन के अंतर्गत पढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्लॉज है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखो, आपने जो फेलियर प्लेट की बात करी थी अपन ने, कि फेलियर प्लेट जो है उसमें क्या होता है, 4 तरह के फेलियर अपन ने पढ़े थे। पहला पढ़ा था स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट, सेकंड पढ़ा था अपन ने शियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, तीसरा पढ़ा था अपन ने बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, और चौथा पढ़ा था अपन ने टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। मैंने वहाँ भी आपको बताया था कि स्प्लिटिंग, शियर और बियर, यदि ये तीनों तरह के फेलियर हो रहे हैं तो इनको अवॉइड किया जा सकता है यदि आप सफिशिएंट एज डिस्टेंस या फिर एंड डिस्टेंस प्रोवाइड कर दो तो। ठीक है, तो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो दिस रिकमेंडेशन, पहली जो रिकमेंडेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो दिस recommendation is provided to prevent 3 types of failure of plate, 3 types of failure of plates। वो कौन कौन से फेलियर थे भाई, पहला तो था अपना स्प्लिटिंग, क्या था भाई, स्प्लिटिंग फेलियर। ठीक है, स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट। दूसरा था अपना शियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स, और तीसरा अपना था बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। ठीक है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, यदि आप मिनिमम एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस प्रोवाइड कर दो, तो एज डिस्टेंस या फिर एंड डिस्टेंस कुछ भी कह सकते हो, दोनों को बराबर लिया जाता है। ठीक है, एज डिस्टेंस एंड
एंड डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, मिनिमम की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, मिनिमम। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी होती है 1.5 टाइम्स ऑफ ग्रॉस डाया, 1.4 टाइम्स ऑफ ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, ठीक है। कई बार इसको भी मॉडिफाई कर दिया था। ये जो वैल्यू है वो है मशीन कट एलिमेंट्स, यदि जो एलिमेंट अपने क्या है, मशीन कट हैं, मशीन कट एलिमेंट्स के लिए तो ये क्लॉज है, ठीक है। वहीं यदि मशीन कट ना हो तो उस केस में जो प्रोविज़न है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये किसके लिए वैलिड है, मशीन कट एलिमेंट्स के लिए। वहीं यदि इसको अपन क्या करते हैं 1.7 इंटू ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, ये वैलिड होता है अपना किसके लिए भाई, हैंड कट, ठीक है, हैंड ड्रिवन एलिमेंट हो या फिर हैंड कट हो, फॉर हैंड ड्रिवन एलिमेंट्स। ये आपको याद रखना है। यदि मशीन कट है तो 1.5 टाइम ग्रॉस, और यदि हैंड है तो दिस। जाकि अपन एनालिसिस और डिज़ाइन पर्पज़ के अंतर्गत लेते हैं तो अपन 2 टाइम्स लेंगे हमेशा जब भी डिज़ाइन की बात करेंगे, ठीक है। बट फॉर एनालिसिस एंड डिज़ाइन पर्पज़ वी अडॉप्ट 2 टाइम्स, ठीक है। वी अडॉप्ट एज डिस्टेंस या फिर एंड डिस्टेंस की अपन बात कर सकते, ठीक है, एंड डिस्टेंस 2 टाइम्स ऑफ ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, ठीक है। देखो कोड ने जो प्रोविज़न दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है, 1.5 एंड 1.7 का ही दिया है, आपको वही लेना है यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। वहीं यदि आप कोई क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हो या फिर डिज़ाइन कर रहे हो तो उस केस के अंदर अपन कितना कंसीडर करके चलेंगे, अपनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हिसाब से अपन इसको 2 लेके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है, ये तो अपना क्या हो गया, क्लोज, किसके लिए हो गया, एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पिच की, पिच, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं पिच की, तो देखो मिनिमम पिच है वो रिवेट की 2.5 ऑफ नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट होती है। ये तो क्या था, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट थी, वो क्या है, नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट है। तो मिनिमम पिच कितनी होनी चाहिए भाई, 2.5 टाइम्स ऑफ मिनिमम पिच ऑफ रिवेट इज 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। नॉमिनल डाया की कितनी होनी चाहिए भाई, 2.5 टाइम्स होती है, याद रखनी है, याद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं अपन बात करते हैं मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट, ये तो क्या हो गया भाई, मिनिमम पिच। अब अपन बात करते हैं मैक्सिमम पिच, तो जो मैक्सिमम पिच है उसके थोड़े से अलग क्लॉज दिए हुए हैं। इसका प्रोविज़न है वो क्यों होता है, बेसिकली सबसे पहले तो कंप्रेशन के अंदर यदि अपन बात करेंगे तो बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए होता है, वहीं टेंशन की बात करेंगे तो सेपरेशन को प्रिवेंट करने के लिए होता है। इस तरह से ये मैक्सिमम पिच। अब पिच क्या है बेसिकली, जैसे कि मेरी 2 प्लेट हैं, दोनों प्लेट के बीच में 2 बोल्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो मिनिमम तो इससे कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी नहीं होनी चाहिए उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो पहले बात कर रहा हूँ मैं इन कंप्रेशन, ठीक है। मैक्सिमम पिच है इन कंप्रेशन, मिनिमम तो दोनों के लिए ही सेम है, ठीक है। तो इसका प्रोविज़न क्या होता है बेसिकली इन कंप्रेशन के अंतर्गत, यदि ज़्यादा दूर दोनों बोल्ट को रखा तो बीच की जो प्लेट है वो क्या कर जाएंगी, बकलिंग कर जाएंगी। तो इसलिए एक सफिशिएंट डिस्टेंस के बाद में क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना ही चाहिए, ठीक है। तो क्या है प्रोविज़न, तो क्या है इसको बकलिंग को प्रिवेंट करना, ठीक है। और वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले तो वही लिख लो आप, ठीक है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, द मैक्सिमम पिच क्यों प्रोवाइड की जाती है, प्रोविज़न की बात कर रहे हैं, ठीक है। द मैक्सिमम पिच प्रोविज़न इज
इज प्रोवाइडेड, इज प्रोवाइड क्यों प्रोवाइड की जाती है भाई? टू एंश्योर द प्रिवेंशन ऑफ, एंश्योर द प्रिवेंशन ऑफ बकलिंग, प्रिवेंशन ऑफ बकलिंग। ठीक है, प्लेट मेरी क्या नहीं कर जाए? बकलिंग नहीं कर जाए, बकलिंग बिटवीन द कनेक्शन, बिटवीन द कनेक्शन, दो बोल्ट्स के बीच में क्या है? बकलिंग नहीं कर जाए। अब कितनी होती है मैक्सिमम पिच? मैक्सिमम पिच दैट इज या तो 12T और 200, जो भी मिनिमम रहेगा, मिनिमम ऑफ 12T और एंड 200 mm, या तो 12T एंड 12 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ द प्लेट, ठीक है, और 200 mm, इन दोनों में से जो मिनिमम रहेगी वो अपना होता है। वेयर T इज थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, यानी यदि दो अलग अलग थिकनेस की प्लेटों को जोड़ा हुआ है तो उसमें से भी थिनर प्लेट की जो है उसकी थिकनेस होगी थिनर प्लेट। ये आपको याद रखनी है। तो क्या हो गई मैक्सिमम पिच? मिनिमम ऑफ 12T एंड 200 इन केस ऑफ कंप्रेशन। वहीं आपसे पूछा जाए इन टेंशन, तो देखो टेंशन के अंदर प्रोविजन अलग होता है। टेंशन के अंदर प्रोविजन होता है कि दोनों प्लेट क्या है? सेपरेट ना हो कनेक्शन के बीच में। तो द मैक्सिमम पिच, इसके अंदर पहले तो अपन प्रोविजन लिखेंगे, द मैक्सिमम पिच प्रोविजन is provided to ensure the ये प्रिवेंशन था, ठीक है, प्रोविजन की यहाँ प्रिवेंशन लिख लेना, प्रिवेंशन, द प्रिवेंशन, द सेपरेशन ऑफ, प्रिवेंशन द सेपरेशन बिटवीन द कनेक्शन के बीच में सेपरेशन ना हो, इसलिए ये प्रोवाइड की जाती है। और मैक्सिमम पिच कितनी होगी? मैक्सिमम पिच दैट इज मिनिमम ऑफ 16T और 200 mm। कितनी हो जाएगी भाई? 16T एंड 200 mm, ठीक है। 200 और 16T और लगा लेना एंड की जगह। यहाँ तो 12T और 200 mm था, और यहाँ कितना होगा? 16T और 200 mm। T अगेन वही क्या है? मिनिमम थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया किसके लिए है? मेरी पिच के लिए है, ठीक है। वहीं एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, जब अपन बात करें कि रिवेट क्या है? स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे ये तो मैंने चेन रिवेटिंग की बात करी थी, यानी यहाँ लाइन से हैं सारे, तो ये तो मेरे क्या है? चेन रिवेटिंग के अंतर्गत है। वहीं स्टैगर्ड मान लिया कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे है, यानी कि सेम लाइन के अंतर्गत नहीं है, उस केस को मैं क्या कह देता हूँ? स्टैगर्ड, ठीक है। तो इन केस ऑफ स्टैगर्ड ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है भाई 15%, ठीक है। तो अब चाहो तो एक नोट लिख लो, इधर लिख देता हूँ, चलो मैं नोट। if the rivets are in staggered, ठीक है, are staggered, रिवेट आर स्टैगर्ड। स्टैगर्ड का मतलब क्या हो गया? सेम लाइन के अंदर नहीं है। एंड ऑफ गेज डिस्टेंस
स्मॉलर देन 75 mm, यानी एक तो क्या है स्टैगर्ड मैनर के अंतर्गत हो और क्या हो गेज डिस्टेंस 75 से स्मॉल हो, ठीक है। देन अबव रिकमेंडेशन कौन सी, ये वाली। देन अबव रिकमेंडेशंस values in compression and tension increased by 50%, तो ये 50% बढ़ जाती है, ठीक है, मैक्सिमम पिच की जो। तो अब इस केस के अंदर क्या हो जाएगी, फॉर कंप्रेशन यदि आप कंप्रेशन की बात करोगे तो कितनी हो जाएगी मेरी 18 भाई 60% बढ़ाओगे ना, 12 का 50% और बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा 80। तो ये तो हो गई अपनी 80T और 300 mm, विच एवर इज मिनिमम, इन दोनों में से जो भी मिनिमम रहेगा वो, ठीक है। फॉर टेंशन तो टेंशन के अंदर कितनी हो जाएगी भाई, पहले कितनी थी 16, तो 16 का 50% और बढ़ा दी, कितना हो गया 24T और 200 का तो वही 300, मिनिमम ऑफ बोथ, इन दोनों में से जो भी मिनिमम, कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो। तो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ मैक्सिमम पिच, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गेज लेंथ की, ठीक है। तो गेज लेंथ है वो 100 + 40 और 200 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ और भी हैं लिमिटेड क्राइटेरियाज जो अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे, चलो इसी के अंदर पढ़ लेते हैं, 2-3 पॉइंट और लिख लेना है, ठीक है। एक गेज लेंथ का भी क्राइटेरिया लिख लेते हैं, गेज लेंथ शुड नॉट बी मोर देन 100T और 100 + 40 है, 100 + 40 और 200 mm, इन दोनों में से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बात भी याद रखनी है, क्लियर हो गए। उसके बाद अपन बात करते हैं मैक्सिमम एज डिस्टेंस शुड नॉट exceed 12T epsilon, where epsilon is √250/Fy, √250/Fy। वहीं एक केस और है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ही है ये भी, कि यदि जो सरफेस है मेरा मेंबर है वो एक्सपोज टू कोरोजन हो, तो उस केस में जो मैक्सिमम ए डिस्टेंस है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40 + T, ठीक है। व्हेन द मेंबर एक्सपोज्ड टू कोरोजन, यानी कि ओपन एयर के अंतर्गत है, एडवर्स एनवायरनमेंट जहाँ एयर और वाटर का उसके ऊपर हो सकता है, देन maximum age distance should not be greater than should not be greater than 40 + 4T, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये बेसिक सी रिकमेंडेशंस थी जो कि IS कोड ने दी हुई हैं, ठीक है। इन सबको आपको क्या रखना है भाई, याद रख के चलना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कुछ अजम्पशंस की, ठीक है। चलो अजम्पशंस अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।